देखिएगा हम पढ़ने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टू डायमेंशनल मोशन मतलब क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन का, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन अगर दो दो डायमेंशन कवर करता है, जैसे कि मैं इधर ना लेंथ भी कवर करूं और विड्थ भी कवर करूं, मतलब मेरा ये इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है। मैंने ना कुछ विड्थ भी कवर कर दी, पहले मैं उधर पे था, मैंने विड्थ भी कवर कर ली और कुछ लेंथ भी कवर कर ली। मतलब अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन लेंथ और विड्थ दोनों कवर करता है, किसी ओरिजिन के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट प्लेन पे, किसी ओरिजिन के रेफरेंस में अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कवर करता है, इसका मतलब है कौन सी मोशन है वो? टू डायमेंशनल मोशन। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, किस टाइप का, जैसे कि जिगजैग मोशन ऑफ कार, जिगजैग मोशन ऑफ द क्या बाइक, या मोशन ऑफ स्नेक। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान क्या करता है, दो दो डायमेंशन कवर करता है। ऐसे समझे, जैसे कि ये मैंने ना इसको ओरिजिन बोला, कोई पार्टिकल इधर ए से चलना स्टार्ट करता है और अब सी पे पहुंच गया है। देखिएगा आप, इसने ना ये एक्सिस भी कवर किया और ये एक्सिस भी कवर किया। इसने एक्स में शायद 3 यूनिट कवर कर लिया और वाई में 7 यूनिट कवर कर लिया। मतलब कि ए से सी जाने पे इसने एक्स में भी ट्रेवल किया और वाई में भी ट्रेवल किया। तो whenever an object cover any two dimension during its motion, then motion is said to be टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान दो दो डायमेंशन कवर करता है तो वो कौन सी मोशन कहलाती है? टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है। बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पहले ए पे था, ठीक है ना, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1। अब वो किधर पहुंच गया? बी पे पहुंच गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। ये कहां पे मूव कर रहा है? कार्टेशियन प्लेन पे मूव कर रहा है। कौन से वाले? टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पे मूव कर रहा है। मतलब कौन सी मोशन कर रहा है? ये 2D मोशन कर रहा है। समझिएगा बात को। मैं ए को ओ से ज्वाइन, अच्छा ये अच्छे से दिख नहीं रहा, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? x2 और y2। समझिएगा। तो ओ के रेफरेंस में ए का कोई पोजीशन वेक्टर आप r1 ले लो और बी का पोजीशन वेक्टर क्या ले लो? r2। अगर बात करो आप ए से बी जाने की, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या मिलेगा आपको ओ ए बी में देखने को? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। वेक्टर में भी पढ़ा है आपने ट्राइंगल लॉ में। तो ए बी क्या आ गया? बोले ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी का अगर अपन पोजीशन वेक्टर आर लेट कर लेते हैं तो आर क्या मिलेगा आपको? R2 माइनस R1। R2 क्या है भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P और R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A। जल्दी से R2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस R1 का वैल्यू x1 i कैप, सॉरी x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सॉल्व कीजिए इसको। वेक्टर R इज इक्वल्स टू आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इस तरीके से आपने क्या कर लिया? ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लिया। समझ में आ रहा है ना? या ए से बी मूव करने का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। R इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ऐसा समझे, कोई पॉइंट या कोई पार्टिकल अगर टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पे मूव करता है, किसी टाइम पे वो P पे है, तो P पे से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बोलिए R इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बोलो एक्स आई प्लस वाई जे कैप। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या आएगी? बोलो डी आर बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ आर। आर कितना है? बोलो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। समझिएगा, आई बाहर रहेगा डी एक्स अपॉन डी टी, जे बाहर रहेगा डी वाई अपॉन क्या? डी टी। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? बोलिए v इज इक्वल्स टू आ गया, अभी आई बाहर है, डी एक्स बाई डी टी क्या बोलेंगे अपन? वी एक्स। और डी वाई अपॉन डी टी क्या बोलेंगे? बोलिए वी वाई। ये बन गया आपका क्या? वेलोसिटी वेक्टर। किसके लिए? टू डायमेंशनल मोशन के लिए। किसके लिए? टू डायमेंशनल मोशन। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ वी। वी मतलब क्या? वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। समझिएगा, आई कैप बाहर रहेगा, डी वाई डी टी ऑफ वी एक्स, सॉरी
प्लस जे कैप बाहर रहेगा डी बाई डी टी ऑफ क्या वी वाई। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी एक्स को क्या बोलेंगे ए एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ वी वाई को क्या बोलेंगे ए वाई। इस तरीके से वेक्टर ए आ गया, कितना आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। जब भी कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन मोशन करता है या कि 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन पे मूव करता है तो किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा बोलिए वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इस तरीके जो भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन कर रहे होंगे उनके आपको ए एक्स और ए वाई पता होने चाहिए, भी एक्स और भी वाई पता होने चाहिए और क्या एक्स एंड वाई पता होना चाहिए। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। बाकी की चीजें मैं आपको वेक्टर में बता ही चुका हूं, समझ में आ गया आपको ये चीज। तो ये था 2 डायमेंशनल मोशन किसी पार्टिकल का। आगे समझिए, जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से फेंकते हैं तो वो कौन सी मोशन करता है, किस तरफ फेंकते हैं तो वो कौन सी मोशन करता है, वो जो भी मोशन करता है वो सारी मोशन हमें यहाँ डिस्कस करनी है। बहुत आराम से समझिएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड पे एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और जो चीज बताई जा रही है उसको बराबर से नोट करना है। देखिएगा, जैसे कि मैं इधर ग्राउंड की बात करूं, सबसे पहले ये ग्राउंड पे इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को इधर ग्राउंड से उठा के फेंक रहा हूं या मैं किसी हाइट से, मैं अपनी हाइट से फेंक रहा हूं, हॉरिजॉन्टल फेंकूं या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए भेजूं या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए भेजूं। हर सिचुएशन में मैं ये देखता हूं कि ऑब्जेक्ट जब जमीन पे पहुंचता है ना तो कोई नया पाथ सेलेक्ट कर चुका होता है। समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट उठाया, इसको ऐसे फेंका, थोड़ी देर बाद ये हमारे हाथ पे ही गिरा, जिस पाथ पे मैंने भेजा था ये उसी पाथ पे रिटर्न आ गया। समझिएगा, जिस पाथ पे भेजा था उस पाथ पे रिटर्न आ गया। आपको बात को समझना पड़ेगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, कोई एजेंसी के थ्रू उसको फोर्स देते हो, उसको फोर्स दोगे तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स दिया है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर आप बात करते हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने की, तो एक्सेलरेट होने के लिए आपकी एजेंसी प्रॉपरली उसको वापस से क्या करे, पुशअप करे, ठीक है ना, या आपकी एजेंसी जाके उस पर क्या एक नया फोर्स अप्लाई करे। जैसे कि मैंने ना, जैसे ये रूमाल है, मैंने ना इसको इधर भेजा, तो भले मैंने उसको इधर भेजा था, मैंने जितनी वेलोसिटी से भेजा उतनी वेलोसिटी से गया, अगर उसको कहीं और डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो वो सीधा चला जाएगा, जहां तक जा पाएगा, जहां तक उसकी वेलोसिटी काम आएगी, जहां तक उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर उसको कोई दूसरी एजेंसी मिल जाएगी तो वो दूसरी एजेंसी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी जिस डायरेक्शन में हमने थ्रो किया है हम उस डायरेक्शन को उसको एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमने सिर्फ उसको थ्रो कर दिया। जैसे कि देखो ये पंखा चल रहा है तो भले ही डिसऑर्डर हो जाए, मैंने इसको थ्रो कर दिया, ये थ्रो कर दिया, या ऐसे समझ लें कि मैंने इस चीज को ना थ्रो कर दिया। तो भले मैंने इसको थ्रो किया लेकिन ये पेन कहाँ गिरा, जाके नीचे गिरा। मैंने तो फेंका था कैमरे की तरफ, तो उसको कहाँ पे जाके लगना चाहिए, कैमरे पे लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जितना मैंने उसको इनिशियल एनर्जी दिया है या इनिशियल वेलोसिटी दिया है, वो इनिशियल वेलोसिटी शायद सफिशिएंट नहीं थी उसको कैमरे तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, मैंने तो एक बार यहाँ से थ्रो कर दिया, अब रास्ते में जाके मैं एक्सेलरेट तो नहीं करा पा रहा हूँ उसको, ना ही मेरी दूसरी एजेंसी वहाँ पे अवेलेबल है उस ऑब्जेक्ट को इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने के लिए। जबकि हमारे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ हो या कोई भी प्लेनेट हो, हर प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटेशन होता है, ठीक है ना। तो हमारे अर्थ का भी एक ग्रेविटेशन, उसको अपन ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ग्रेविटी लेकिन अवेलेबल है जो लगातार ऑब्जेक्ट्स को, मासिव ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। 9th क्लास में पढ़ा भी होगा आपने कि जो ग्रेविटी है वो हर मासिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। मैंने पेन को किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका तो था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी, मैं उसको आगे जाके एक्सेलरेट नहीं करा पा रहा हूं। मैंने सिर्फ एक बार इनिशियल वेलोसिटी दी, उस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से वो जहां तक जा सकता था वहां तक गया। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या है, उस पे वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन काम कर रहा था। कौन से एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब
अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, उसमें लगातार ग्रेविटी काम कर रही थी और उसी ग्रेविटी की वजह से वो जो पेन है वो हॉरिजॉन्टल जाने की बजाय कहाँ चला गया, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो गया, उतना गया जितना मैंने उसको इनिशियल एनर्जी दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, लेकिन जैसे ही उस पर ग्रेविटी काम करना स्टार्ट कर दी तो कंटिन्यूअसली ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही थी और फाइनली वो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, ग्राउंड में पहुंच गया। इस टाइप की जो मोशन है ना, इसी को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे पॉसिबल हुई, मैंने तो हॉरिजॉन्टल भेजा था, मेरा तो वर्टिकल भेजने का कोई इरादा भी नहीं था, वो इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी अवेलेबल है। तो व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्या, ग्रेविटी। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्या, ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टू डायमेंशनल मोशन जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब उस प्रोजेक्टाइल मोशन की सिचुएशन चाहे जो भी हो, आ रही बात समझ में, सिचुएशन जो भी हो, लेकिन उन हर टाइप के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हुई है। बात समझिएगा। जैसे मैंने इधर पे कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, मैंने ना किसी ऑब्जेक्ट को इधर से थ्रो किया, मैंने कहा तुम चले जाओ, मैंने उसको इधर भेजा यू वेलोसिटी से, मैंने उससे कहा समझ लो मैंने ग्राउंड से एक बॉल फेंका है, तो बॉल तो मैंने इनिशियली उसको क्या है ना, ये ऊपर की तरफ भेजा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई इरादा नहीं था, मैंने उसको इस डायरेक्शन में भेजा है, तो उसको इस डायरेक्शन में ऊपर जाना चाहिए ना, मैंने जहां भेजा है उसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि हमने इनिशियल लेवल पे उसको क्या कर दिया, भेज तो दिया, लेकिन उसके पास इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि उसके पास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। उसी का परिणाम है कि ये इस टाइप से मूव कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, उसकी इस टाइप की मोशन का रीजन क्या है, ग्रेविटी। मतलब ये कौन सी मोशन हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। तो मैंने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया था या थ्रो किया था, और वो फाइनली कहीं से गई, ओ से गई, और कहां पे जाके पहुंच गई, बी पे जाके पहुंच गई। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेन करी, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो पाथ होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। मतलब कहने का, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर एंगल से या जो भी करके, तो वो जो ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वो किस पाथ को सेलेक्ट करता है, वो पाथ होता कैसा है, सर्कुलर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोलिक होता है, एलिप्टिकल होता है, कैसा होता है, हम वो जानना चाह रहे हैं, इक्वेशन जानना चाह रहे हैं इस टाइप के मोशन की। तो हुआ क्या, मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यू एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, यू आई, क्योंकि कैसी मोशन हो रही है, टू डायमेंशनल मोशन हो रही है, तो पैरामीटर भी हमको टू डायमेंशनल चाहिए। अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के सारे पैरामीटर चाहिए। समझिएगा, अगर ये u है तो ये यू एक्स होगा, और ये क्या होगा, यू आई। ये u जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो यू एक्स क्या कहलाएगा, यू कॉस थीटा, और यू आई क्या कहलाएगा, यू साइन थीटा। ये वो लोकेशन है जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट है, जहां तक ये मैक्सिमम पहुंच पाया। इसके बाद ये क्या होने लग गया, रिटार्ड होने लग गया, और रिटर्न आने लग गया कहां तक, बी पे। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी ये, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बात को और गंभीरता से समझिएगा। होता क्या है, ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, और यहां तक चलने के बाद रुक जाता है। यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि जब ये इस तरफ से ऊपर की तरफ चल रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। ये जा रहा है अपवर्ड, तो इस पे एक्सेलरेशन कैसा लगेगा, माइनस जी। अपोजिंग द मोशन कैसा लगेगा, अपोजिंग द मोशन। तो सबसे पहले तो हम पैरामीटर डिक्लेयर करें, यू एक्स क्या होगा बताइए, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या होगा बताइए, यू साइन थीटा, ए एक्स क्या होगा बोलो, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वो एक्सेलरेट हुआ ही नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं एक्सेलरेट करने को, नहीं हुआ। ए वाई कितना हुआ बताइए, माइनस जी हुआ है। ये जो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका,
इसको पूरे को बोलेंगे अपन आर, टोटल रेंज, ठीक है ना। समझिएगा बात को। होता क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ भेजा था, लेकिन ये एक टाइम के बाद क्या होने लग गया, रिटर्न होने लग गया। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये वो पॉइंट है जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रिटर्न आना स्टार्ट कर दिया। मतलब इसके ऊपर की तरफ वर्टिकल मोशन जो है वो 0 हो गई एट दिस पॉइंट P बोले, एट P Vy कितना हो गया, 0। P पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और Vy इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, Uy प्लस AyT। Vy इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, Uy प्लस AyT। बात को समझिएगा, Uy का वैल्यू है U sin थीटा, Ay कितना है माइनस GT इज इक्वल टू 0। तो GT इज इक्वल टू क्या आया बोलो, U sin थीटा। तो T की वैल्यू क्या आएगी बताइए, U sin थीटा अपॉन G। तो ये वो टाइम है जो इस पार्टिकल ने लिया कहां पहुंचने में, P तक पहुंचने में, मतलब कहां पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, ठीक है ना। व्हाट इज T? इट इज द टाइम टेकन बाय द मूविंग पार्टिकल टू रीच the maximum point, to reach the peak value of the क्या motion, to reach the highest point of the क्या path। पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लिया, U sin थीटा अपॉन G। मतलब कि इस टाइम पे पार्टिकल इधर पहुंच गया। मतलब इस टाइम पे हमको पता करना है कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो हम किसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, H मैक्सिमम किसको बोलेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को। और SY का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, UYT प्लस, या अपन हॉरिजॉन्टल ना निकाल के पहले अपन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो SY इक्वल UYT प्लस हाफ ऑफ क्या AYT स्क्वायर। तो SY इज इक्वल्स टू मतलब H इज इक्वल्स टू UY कितना U sin थीटा, और T का वैल्यू क्या U sin थीटा अपॉन G प्लस हाफ AY मतलब माइनस G, और T का वैल्यू क्या U sin थीटा अपॉन G होल स्क्वायर। आगे समझिएगा, इसके बाद क्या आएगा, H इज इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G माइनस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये 1 है, ये हाफ है, तो डिफरेंस कितना आएगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो हमने क्या पता कर लिया, ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होगा या कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, कितनी करेगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G। ये टाइम क्या है, इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचने का टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ जितना टाइम एक्सेंट में लगेगा उतने टाइम डिसेंट में लगेगा। जितने टाइम में ये O से P में पहुंचेगा, ठीक उतने टाइम में P से कहां पहुंचेगा, B में। तो टाइम ऑफ होल फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा बताइए, 2 इंटू स्मॉल टी। तो 2 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, U साइन थीटा अपॉन G। ये आ गया क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि O से लेके B तक पहुंचने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 2U साइन थीटा अपॉन G। कितना डिस्प्लेसमेंट किया बोलिए, 2U साइन थीटा अपॉन G। सोचने वाली बात, O से लेके B पे पहुंच गया कितने टाइम में, 2U साइन थीटा अपॉन G में। तो आखिर ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बोलते हैं R। R क्या होगा बोलो, UXT। व्हाट इज R? R इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंटायर द ड्यूरिंग द क्या एंटायर मोशन। व्हाट इज R? R is the horizontal displacement during the entire motion। कोई ऑब्जेक्ट O से B पहुंच गया तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, R। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, किसी ने एक्सेलरेट कराया ही नहीं है, बोला ही नहीं एक्सेलरेट करने को, कोई एजेंसी है ही नहीं एक्सेलरेट कराने वाली। वो तो वर्टिकल में कौन प्रेजेंट है, ग्रेविटी, वो है जो एक्सेलरेट करा रही है। बात समझिएगा। तो क्या कंडीशन है आपके सामने कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ux का वैल्यू कितना बोलो, u cos थीटा, और कैपिटल T का वैल्यू कितना, 2u sin थीटा अपॉन g। क्या देख पा रहे हो आप, 2u sin थीटा cos थीटा अपॉन g। 2 sin थीटा cos थीटा को क्या बोलते हैं, sin 2 थीटा। तो r का वैल्यू क्या आ गया बोलो, u sin 2 थीटा, u sin 2 थीटा अपॉन g। समझ रहे हैं बात को, क्या आएगा, u sin 2 थीटा अपॉन g। समझ में आ गया।
r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा टी और टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी, वैल्यू पुट कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या साइन 2 थीटा और ये आ गई आपके सामने क्या हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी u एंड u स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरीके से आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए भेजते हैं तो वो कितना टाइम लेता है पूरे एंटायर मोशन में 2u साइन थीटा अपॉन जी, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमें जानना है कि आखिर इस ड्यूरिंग द मोशन उस पार्टिकल ने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया था, किस पाथ से वो क्या हुआ था, किस पाथ के थ्रू उसने मोशन किया या उस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा था। पाथ जानना है मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट जानना है, क्या जानना है डिस्प्लेसमेंट। बात को समझिएगा, हम क्या देख चुके हैं, हमने फाइंड कर लिया इधर पहुंचने का टाइम फाइंड कर लिया, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, अगर हम बात करें एस एक्स की मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्या होगा बोलिए यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स को हम क्या बोल सकते हैं एक्स, यू एक्स कितना है बोलो यू कॉस थीटा, ठीक है ना, इनटू टाइम कितना टी, ए एक्स तो 0 है बात ही नहीं करते, टी इक्वल क्या आएगा बोलो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। आगे समझो एस वाई को क्या बोलेंगे वाई, एस वाई मतलब यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इक्वल यू वाई कितना होगा बोलो यू साइन थीटा और टी कितना है बोलो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस प्लस नहीं ए वाई की वैल्यू माइनस जी है जी बाई 2, टी कितना बोलो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो वाई इक्वल क्या आ गया बोलो एक्स टेन थीटा, वाई इक्वल क्या आ गया बोलो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने इक्वेशन आ गया, y और x का रिलेशन आ गया, क्या आ गया बोलिए y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है y इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और मैं बता दूं बायोलॉजी वाले रट लें और मैथ वालों को तो पढ़ाऊंगा ही, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। क्या होता है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब हमने क्या समझा कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है पैराबोलिक होता है। कैसा होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। What is the projectile motion? It is the two-dimensional motion of the particle under the influence of gravity। किसी पार्टिकल का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो 2 डायमेंशनल मोशन है दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैंने क्या किया किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करा थीटा एंगल के साथ, तो आपके पास क्या क्या आ गया हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, वर्टिकल एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो पार्टिकल है कितने टाइम में अपनी पूरी फ्लाइट कवर करता है, दैट इज कैपिटल टी, जो अपन ने कितना फाइंड कर लिया 2u sin थीटा अपॉन जी। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, दैट इज द u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साथ ही साथ पता करना है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कवर करता है, दैट इज r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट आखिर किस पाथ को फॉलो करता है, मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जानना चाहते हैं। मैंने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, उससे मुझे t मिल गया और बाद में मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया और t को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो कि पैरामीटर था, तो y की वैल्यू क्या आ गई एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अपन नोटिस करें टेन थीटा कॉन्स्टेंट है क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एंगल से भेजोगे, स्मॉल जी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो बचा क्या ये कांस्टेंट बन गया a और ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट बन गई b। तो क्या दिख रहा है आपको y इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और ये किसका इक्वेशन होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है पैराबोला का। मतलब आज से आपको एक नई चीज मालूम चल गई कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इसका मतलब उसका पाथ कैसा होगा पैराबोलिक होगा, पैराबोला बनाएगा वो। समझ आ गया बढ़िया से आपको, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर अपन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज जल्दी नोट करिए। देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन है,
A batsman hits a ball at an angle of 30 degree with an initial speed 30 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा, u का वैल्यू कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, किस एंगल से गया 30 डिग्री एंगल से भेजा है। Assuming that the ball travels in a vertical plane, calculate the time at which the ball reaches the highest point। ठीक है ना, वो टाइम फाइंड करना है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। मतलब ये बॉल गया और इस तरीके से इधर पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा था टी मतलब कितना u sin थीटा अपॉन जी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फाइंड किया था ना हमने टी टाइम, जो कि कहां पे उसके बॉल के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम क्या था स्मॉल टी, उतरने का भी स्मॉल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था कैपिटल टी। स्मॉल टी कितना u sin थीटा अपॉन जी, u मतलब 30 sin 30 डिग्री और g का वैल्यू कितना 10, कट जाएगा कितना आएगा 3 इंटू 1/2, 3/2 मतलब कि 1.5 सेकेंड। आया समझ में, कितने टाइम के बाद अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा 1.5 सेकेंड के बाद। इसके आगे क्या है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u मतलब 30 का स्क्वायर, साइन 30 मतलब हाफ का स्क्वायर क्या 1/4, 2 इंटू 10। आगे समझिए 30 स्क्वायर कितना 900, 1/4 20 कितना आएगा बोलिए, 4 2 जा 8 कितना आएगा 20, 4 5 जा 8 कितना आएगा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 22 पॉइंट क्या 5। समझिएगा 2 से डिवाइड करेंगे 1.25, 11.25 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी बोलिए 11.25 मीटर। और क्या फाइंड करना है, द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना, द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u मतलब 30 स्क्वायर साइन 60 डिग्री अपॉन 10, 900 अपॉन 10 साइन 60 की वैल्यू √3/2 कितना आएगा 45 √3, 45 इंटू 1.732, 45 2 से 90 करी 9, 45 3 जा 135, 135 एंड 9 कितना 144 करी 14, 25 7 जा 730, 7 5 जा 55 करी 3 7 4 28 एंड 3 315, 315 एंड 14 कितना आएगा 329 कितना आएगा 32, 45 1 जा 45, 45 एंड 32 कितना 77 कितना आएगा बोलिए 77.940 मीटर। ये क्या आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, क्या आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्या पूछता है, वो टाइम फाइंड करो जब ये कहाँ पे था एयर पे था, कहाँ पे था एयर में। कुल मिला के ये पूछता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी क्या होता है 2 इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी कितना फाइंड किया अपन ने 1.5 सेकेंड, तो कैपिटल टी क्या होगा बताइए 3 सेकेंड। क्या आएगा बोलो 3 सेकेंड। इस तरीके से हम क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी बैट्समैन ने ये बॉल फेंका था 30 डिग्री एंगल के साथ, समझ रहे हैं बात को, किस स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और पूछता है मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या होगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। और आपने सब कुछ फाइंड कर लिया। कुछ मुश्किल लग रही क्या, जल्दी नोट करिए, फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। नोट कीजिए प्लीज, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पूरे के पूरे, इक्वेशन याद होना चाहिए, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी काम आएगी। समझिएगा, बुलेट विद मजल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड इज टू बी शॉट एट अ लार्जेस्ट 30 मीटर अवे इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। How high above the target must the rifle be aimed so that the bullet will hit the target? ठीक है ना, 30 मीटर दूर से फेंका गया है, ठीक है ना, समझिएगा। A bullet with muzzle velocity 100 मीटर पर सेकंड is to be shot at the target 30 मीटर away in the same horizontal line.
हाउ हाई अबव द टारगेट मस्ट बी द राइफल बी एम्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट। बात समझिएगा, अपन को थीटा की बात करनी है। क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। समझिएगा, पहले नंबर अपन को इधर से बुलेट छोड़ना है, ठीक है ना। इधर से बुलेट छोड़ेंगे तो इसको कहाँ पे टारगेट करना है? उसको इस पॉइंट पे टारगेट करना है। ये डिस्टेंस कितना बताइए? 30 मीटर। कहाँ पे टारगेट करना था? स्टार्टिंग से 30 मीटर दूर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम शूट करना चाहते हैं वो कितना दूर है? वो बुलेट से गन से 30 मीटर दूर है। मतलब मुझे इधर पे क्या करना है? टारगेट करना है। मतलब ये क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या बोलिए? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो r इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? साइन 2 थीटा। अब बात समझिए, r कितना है? 30, g कितना है? 10, u कितना है? 100 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। आगे देखिएगा, 300 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 0.03। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन 2 थीटा की। तो 2 थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स 0.03। तो थीटा क्या आएगा? हाफ ऑफ साइन वर्स 0.03। इस एंगल से हम बुलेट को भेजेंगे तब जाके वो एग्जैक्ट टारगेट पे पहुंच पाएगी। आया समझ में? इस एंगल से भेजना होगा तब जाके वो एग्जैक्ट टारगेट पे पहुंचेगी। समझ में आ गया? कोई मुश्किल लग रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन है। जैसे कि ऐसा समझो ये कोई वर्टिकल वॉल है और इधर हॉरिजॉन्टल में इधर ना कोई पिचकारी लगा रखी है और ये पिचकारी जो है 45 डिग्री एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। इससे जो निकलने वाला पानी है वो इस वॉल से टकराएगा। टकराएगा, ये पक्की बात है। अब डिपेंड करता है ये ऊपर नीचे कहाँ टकराता है, वो अलग चीज़ है। ऊपर टकराता है, नीचे टकराता है, वो अलग सिचुएशन है। क्वेश्चन है जो पिचकारी से पानी निकल रहा है ना, इसकी वेलोसिटी है √10 मीटर पर सेकेंड। एंगल आपके सामने है और पूछता है अगर पिचकारी वॉल से दो अलग अलग सिचुएशन दी हैं ए बी, अगर जो पिचकारी है अगर ये बॉल से ½ मीटर अवे हो तो बताइए ये वॉल को किधर पे हिट करेगा? कौन? वाटर। और अगर वो डिस्टेंस 2 मीटर हो, कितना हो? 2 मीटर, तो किधर पे हिट करेगा? समझिएगा बात को। क्वेश्चन में क्या है? पिचकारी है, उधर से पानी निकल रहा है, 45 डिग्री एंगल है। ऑब्वियसली ये पानी वॉल को टकराएगा, चाहे ऊपर नीचे कहीं पे भी टकराए। सिचुएशन ये है अगर वॉल का डिस्टेंस पिचकारी से ½ मीटर है तो किस सिचुएशन पे टकराएगा? वॉल पे किस पॉइंट पे टकराएगा? और अगर पिचकारी का डिस्टेंस 2 मीटर हो तो किस पॉइंट पे टकराएगा? ये दोनों चीजें हैं इसके सामने, ठीक है ना। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले समझिए कि हमने बताया अगर ये पानी जा रहा है, वॉल को टकरा रहा है, मतलब कि पानी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी ऑफ क्या? पार्टिकल। क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और वो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हमारे पास है। क्या है वो इक्वेशन? y इक्वल x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। वो जो इक्वेशन था ना y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसी को मॉडिफाई कर दिया मैंने और क्या बन गया? x tan थीटा 1 माइनस का x बाय r। बात को समझिएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो जो पार्टिकल मूव करेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। समझिएगा बात को। तो अपन को y का वैल्यू चाहिए, पहले तो r मालूम होना चाहिए। r कितना है? r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो देखिएगा u अगर √10 है तो u स्क्वायर होगा 10 साइन 2 थीटा। थीटा 45 है तो 2 थीटा 90 होगा और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और g का वैल्यू भी 10। क्या आ गया? 1 मीटर। अब देखिए when x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अ मीटर, जब हाफ ऑफ अ मीटर होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? y इक्वल क्या है? x tan थीटा, मतलब हाफ ऑफ tan 45 इंटू 1 माइनस x मतलब कितना? हाफ। r कितना है बोलो? 1। हाफ ऑफ
tan 45 होता है 1, 1 माइनस हाफ, आपको भी मालूम है 1 माइनस हाफ कितना होता है, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, फाइनली कितना आ गया 1/4। तो P पॉइंट क्या है, मान लीजिए पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y, तो x का वैल्यू कितना है बोलो, x का वैल्यू है हाफ और y का वैल्यू क्या है 1/4। लेकिन अगर x का वैल्यू 2 हुआ, इफ x इक्वल क्या 2 मीटर, तो आओ y फाइंड करते हैं, y इक्वल x tan थीटा, x मतलब 2 tan 45 डिग्री इंटू 1 माइनस x, x का वैल्यू कितना बताइए 2 मीटर और r का वैल्यू कितना है 1, कैंसिल हो जाएगा 2 आएगा, 2 इंटू 1, 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 कितना आएगा बोलिए -2 मीटर, y का वैल्यू कितना आ गया बोलो -2 मीटर। इससे क्या मिला आपको, x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना बोलो -2। क्या समझा आपने बोलिए, क्या समझ नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप 1/2 और 1/4 और दूसरा क्या 2 और -2, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बोलिएगा, 2 और क्या -2। इस तरीके से आपने 2 पॉइंट निकाल लिए जहां पे जो वाटर है पिचकारी से निकलने वाला वॉल को हिट करेगा, समझ आ गया। जल्दी से नोट कर लिए, जितना भी प्रोजेक्टाइल में वैरायटी था मैंने हर वैरायटी का प्रॉब्लम आपके सामने कर दिया है, समझ आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नया टॉपिक बताने जा रहा हूं, नोट कीजिए प्लीज। अब आप थोड़ा देखिएगा, अभी तो अपन ने क्या कहा, ग्राउंड से अपने कोई बॉल या कोई स्टोन जो है तो थ्रो किया था। अब अगर अपन किसी हाइट पे चढ़ के थ्रो करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है ना, किस टाइप का पाथ होगा, उस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना, और क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे खड़ा हुआ हूं, ये समझिएगा मैं इस हाइट पे हूं और इधर से ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हालांकि इस हाइट पे चढ़ के आप कहीं भी थ्रो कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, मैं फिलहाल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूं, समझिएगा। भले ही मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भेजा लेकिन कंटिन्यूअसली इस पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो हमने देखा फाइनली जो इसका पाथ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। क्यों होगा भाई, किस वजह से, इस वजह से क्योंकि इस पे लगातार क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। और ये कौन सी मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल। आपने कहां थ्रो किया था, ux पे, वहां पे कोई एक्सेलरेशन था क्या, नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं था। क्या आपने वर्टिकल में भेजा था, बिल्कुल नहीं। क्या वहां पे एक्सेलरेशन था, हाँ बिल्कुल था। कौन था भाई ये, g, कौन था, g, कौन था नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, g था। अगर हम ऐसा माने कि हमने ऊपर की तरफ भेजा था तो ये ay क्या हो गया, -g हो गया। क्या हो गया, -g। बात को समझिएगा। तो इस तरीके से क्या मिल गया आपको कि आपने भेजा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और मूव कहाँ किया, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया। कहाँ मूव किया, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि उसी तरफ क्या था, एक्सेलरेशन। बात समझिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को x बोलूं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलूं, y, तो बात समझिएगा एस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ux_t प्लस हाफ ऑफ ax_t²। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना, x, ux कितना है बोलिए, u इंटू टी, ax तो 0 है, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, x/u। अगर मैं बात करूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, y, फॉर्मूला क्या आएगा, uy_t प्लस हाफ ऑफ ay_t²। नोटिस कीजिएगा y इक्वल, uy तो 0 है, हाफ ऑफ ay कितना -g और t का वैल्यू कितना x/u। तो y इक्वल क्या आ गया, -gx²/2u²। नोटिस कीजिएगा g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू kx²। k का मीनिंग क्या, कांस्टेंट। और आपको बता दूं, बायोलॉजी वाले रट लीजिए और मैथ्स वालों को तो आगे पढ़ाया जाएगा। y इक्वल kx² किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। किसको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बात समझिएगा, y इज इक्वल्स टू kx² क्या है बताइए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्या है मतलब, ये डिक्लेयर हो गया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी क्या होता है, पैराबोलिक होता है। पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी क्या होता है,
पैराबोलिक। समझ आ गया आपको बढ़िया से? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इस पूरे एंटायर मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो बात को समझिएगा। अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वर्टिकल ऑलरेडी हम लोग क्या है, h हाइट पे है। कहां पे है? h हाइट पे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, -h। y इज इक्वल टू क्या, uy t प्लस हाफ ऑफ ay t स्क्वायर। तो -h इज इक्वल्स टू uy तो 0 है आपके सामने, हाफ ऑफ ay की वैल्यू क्या है, -g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, कैपिटल T। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन g इज इक्वल्स टू क्या आएगा, t स्क्वायर। तो t का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। क्या आएगा t का वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। क्या है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट है, और हाइट क्या है h, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है x। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है x। कैसे निकालेंगे आप, x इज इक्वल्स टू ux t। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बोलिए ux t। तो ux की वैल्यू कितनी है, u इंटू क्या t। ये क्या है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोलते हैं अपन क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। समझ में आ गया? तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का पाथ भी कैसा होता है दिखने में, पैराबोला होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। समझ में आ गया आपको बढ़िया से? कोई मुश्किल लग रही है? नहीं ना? जल्दी से इसको भी नोट करिए। इसके भी बढ़िया 3-4 जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बात करें। प्लीज नोट करिए, जल्दी से नोट कीजिए। एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसका बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। A rubber ball escapes from the horizontal roof with a velocity 5 meter per second. The roof is situated at a height h is equals to 20 meter. If the length of each car is equal to 4 meter, with which car will the ball hit? ठीक है ना? एक रोड है, रोड पे 4 कार है और हमें किसी छत से बॉल फेंकना है। ठीक है ना? बॉल का स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताया जा रहा है वो कौन से नंबर की बॉल को हिट करेगा। बात को समझिएगा, कौन से नंबर की बॉल को करेगा, हिट करेगा। हर बॉल की लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। चलिए देखिएगा, जल्दी से समझिएगा, मिटाएं इसको। देखिए ऐसी सिचुएशन है, डायग्राम गलत मिटा दिया, डायग्राम बना रहना चाहिए था। देखिए इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम फोटोकॉपी है। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की रूफ है। इधर 5 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल क्या है, थ्रो की गई है। इधर पे ये 4 ठो कार है। ये कार ना एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अटैच है। मैंने बीच में गैप बनाया, एक्चुअल में कोई गैप नहीं है। ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये क्या 4 मीटर। बॉल उधर से आई होगी, ग्राउंड पे कहीं ना कहीं टकराई होगी, अपना प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है ना? सबसे पहले अपन फाइंड कर लें टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है फॉर्मूला, 2h अपॉन g। ठीक है ना? समझिएगा बात को। 2 इंटू, मेरे ख्याल से अपन को हाइट दिया था, कितनी हाइट पे है रूफ, 20 मीटर हाइट पे है। कितने पे है, 20 मीटर। और g का वैल्यू कितना है, 10। रूट ऑफ 4 कितना आएगा बताइए, रूट ऑफ 4 कितना आएगा, 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये गाड़ी इधर से आके कहीं पे गिर गई, कहीं पे भी बॉल गिर गई। ये गलत, मैंने गलती से कर दिया, आप परेशान मत होना। बॉल इधर से आई और 2 सेकेंड में ग्राउंड पे कहीं पे भी आ गई। आओ पता करें कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, uxt आपके सामने लिखा है अभी भी, जल्दी देखिएगा। ux की वैल्यू कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड। जल्दी बताओ कितना आया, 10 मीटर। आप बात समझना, ये 4 मीटर की थी, बच गई। ये 4 मीटर की थी, बच गई। 8 मीटर तो बच गया। अब बचा कितना, 2 मीटर, क्योंकि ये बॉल कहां पे आके गिरी है, 10 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो वॉल से 10 मीटर दूर गिरी है। तो 8 मीटर पे 2 कार हो गई, तीसरी कार जो है, तो तीसरी कार के ऊपर ये बॉल गिरी होगी। किस पे गिरी होगी बताइए, ऑन थर्ड कार। किस पे आए गिरी होगी, ऑन थर्ड कार। ये जो बॉल है, बॉल ने किसको हिट किया, थर्ड कार को हिट किया, क्योंकि इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। 4 मीटर की पहली कार, 4 मीटर की दूसरी कार, 8 मीटर हो गया। अब 2 मीटर पे कौन सी कार, थर्ड कार को हिट किया। समझ में आ गया? कुछ मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए जल्दी से, इसको भी नोट कीजिए। फिर मैं आपको इसी कुछ और सिचुएशन बताने जा रहा हूँ।
समझ आ गया बढ़िया से? चलिए देखिएगा, अब देखिए आप उसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में या ऐसा बोलें किसी हाइट h से आप किसी ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से थ्रो कर सकते हैं। समझ लीजिए ये h हाइट है और हम जो है h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने जा रहे हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे भी थ्रो कर सकता हूं, ठीक है। आगे समझिए, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे भी थ्रो कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। समझिएगा बात को। और तीसरा तो मैं आपको बता ही चुका हूं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल थ्रो कर सकता हूं। समझ रहे हैं बात को? ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, जैसे ये u स्पीड से जा रहा है, ये भी u स्पीड से जा रहा है और ये भी u स्पीड से जा रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पे ux ही क्या है, u है। मतलब वो कैसा प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। मतलब मैंने तीनों में ना h हाइट की रूफ से 3 ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करा, ठीक है ना। 3 ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करा, इसकी इनिशियल स्पीड u, इसकी भी इनिशियल स्पीड u और इसकी भी इनिशियल स्पीड क्या, u। डिफरेंस किस बात का है, ये थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है अबव द हॉरिजॉन्टल, ये थीटा एंगल बनाते जा रहा है बिलो द हॉरिजॉन्टल, और ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है। इधर पे थीटा ईटा वाला कोई रोल नहीं है। समझिएगा, होगा क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है तो ux क्या होगा इसका, ux होगा u cos थीटा, और uy क्या होगा, ui होगा u sin थीटा। दूसरा आपको ये तो मालूम ही है, ax क्या होगा 0 और ay क्या होगा -g। साथ ही साथ sy क्या होगा -h और sx क्या होगा r। समझ रहे हैं बात को? इस केस में आइए, अगर ये u है तो ये क्या होगा u cos थीटा और ये क्या होगा u sin थीटा। तो फिर ux क्या होगा बताइए, u cos थीटा, ux क्या होगा u cos थीटा ux, और ये क्या है uy है, तो uy क्या होगा बोलो, -u sin थीटा। ux क्या है u cos थीटा, uy क्या है -u sin थीटा। आपको मालूम है ax क्या है 0 और ay क्या है बोलो -g, sy क्या है -h और sx क्या है r। बात को समझिएगा। इस केस में तो मालूम ही है आपको, ux क्या है u है, ax क्या है 0 है, sx क्या है r और sy क्या है h -h और ay क्या है -g। तो बात को समझिएगा इन तीनों केसेस के लिए कि हम h हाइट की रूफ से 3 तरीके से ऑब्जेक्ट्स को थ्रो कर सकते हैं, बाय द एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, बाय द एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, और तीसरा क्या अलोंग हॉरिजॉन्टल। इसलिए उसको बोलते हैं अपन क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब होगा क्या, इधर पे आपको कुछ भी डिटरमाइन करने की टेंशन नहीं भी, थोड़ी देर पहले मैंने सब कुछ कराया है। दूसरी चीज, इधर पे आपको क्या फाइंड करना है, इस फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब vb कैसे आएगी, वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आपको सारे पैरामीटर मालूम है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के आप इसको फाइंड कर लीजिए। इधर पे भी vb क्या आएगा बताइए, vb आएगा √ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आपको सारे पैरामीटर मालूम है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के आप vx और vy फाइंड कर लेंगे। अगर आपको vx और vy मिल जाएगा तो आप vb भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो किस किस तरीके से प्रोजेक्टाइल्स पॉसिबल है h हाइट पे, समझ आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है ना। जल्दी इसको नोट करिए प्लीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। उस इंक्लाइंड प्लेन में किस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, समझिएगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेहद आसान है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई प्लेन सरफेस हो गया, समझिएगा बात को। ये क्या हो गया, प्लेन सरफेस, ठीक है। और ये इस प्लेन सरफेस पे एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। क्या हो गया? इंक्लाइंड प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। किस एंगल से इंक्लाइंड है? थीटा एंगल से। हम जो है इस पाथ पे मोशन करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समझें। ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इधर से थ्रो किया और ऑब्जेक्ट मूव होके इधर आ गया बी पॉइंट पे, इसका नाम मैंने ओ रखा। क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो r।
ठीक है ना। मैंने कितने एंगल से भेजा, अल्फा एंगल से भेजा u वेलोसिटी के साथ, बात समझिएगा। मैंने अल्फा एंगल से भेजा u वेलोसिटी के साथ, आप समझ चुके होंगे। अगर ये अल्फा है, ये u है, ठीक है ना, ये समझिएगा, ये इसका वर्टिकल है, ठीक है, और ये जो है वो इसका वर्टिकल है, समझिएगा। अगर ये u है तो ये क्या होगा ux, और यहाँ पे क्या होगा uy, बात समझिएगा। तो ux की वैल्यू क्या आएगी, ux की वैल्यू आएगी u cos अल्फा, और uy की वैल्यू क्या आएगी u sin अल्फा, समझ आ गया। ux की वैल्यू क्या आएगी u cos अल्फा, और uy की वैल्यू क्या आएगी u sin अल्फा। आगे समझो, पार्टिकल मूव करते करते इस लोकेशन पे पहुंचा, इस लोकेशन पे, इस पे नीचे की तरफ क्या काम करेगा g। अगर ये g है, अगर आप इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाएं, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर कोई लाइन ऐसी आ रही है जो इसको वर्टिकल में कैसे मिलेगी, परपेंडिकुलरली मिलेगी, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। अब आगे समझो आप, अगर ये g है डाउनवर्ड तो ये क्या होगा g cos थीटा, और ये क्या होगा g sin थीटा। अगर प्रोजेक्टाइल के नजरिए से देखें, हम इस तरफ भेज रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा ax, इस डायरेक्शन में क्या होगा ax, और इस डायरेक्शन में क्या होगा ay। तो अगर आप ध्यान रखें, ax की वैल्यू क्या आ रही, बोलिए ax की वैल्यू आ रही माइनस जी साइन थीटा, और ay की वैल्यू क्या आ रही है माइनस जी कॉस थीटा। देख पा रहे हो आप, ay की वैल्यू क्या आ रही है, अच्छे से लिख देते हैं ay, और ये क्या ax क्या आ रहा है माइनस जी साइन थीटा, और ay क्या आ रहा है माइनस जी कॉस थीटा। sx कितना है बताइए r, और sy क्या है 0। o से लेके b तक जाने पे, o से लेके b तक जाने में पूरी एंटायर मोशन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। sy की वैल्यू आ गई। हमें जानना क्या है, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे भी किसी ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल से u वेलोसिटी के साथ अगर थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस प्लेन पे कहां पे गिरेगा, मतलब उसके लिए r का वैल्यू क्या होगा। क्या चाहिए हमको, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, समझिएगा। सबसे पहले ध्यान रखें, sy अगर 0 है, sy का फॉर्मूला क्या होगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, sy 0 है, uy कितना है बोलिए u साइन अल्फा माइनस हाफ ऑफ ay का वैल्यू कितना है बोलो g cos थीटा t स्क्वायर, ट्रांसपोज कर दीजिए g cos थीटा t स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा। बात समझिएगा, t स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। तो कैपिटल T की वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। मतलब इस पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन पे इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। कितना लगेगा 2u साइन अल्फा अपॉन कितना g cos थीटा। आइए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। रेंज मतलब sx मतलब uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर, वैल्यू पुट करिएगा। ux की वैल्यू कितनी है u cos अल्फा, कैपिटल t का वैल्यू कितना है रूट ऑफ 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। आगे समझिएगा, प्लस हाफ ऑफ ax का वैल्यू कितना माइनस जी साइन थीटा, और t का वैल्यू कितना t स्क्वायर का 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। बात को समझिएगा, तो r का वैल्यू कितना आएगा u cos अल्फा अंडर रूट ऑफ 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा माइनस हाफ ऑफ g से g कट जाएगा, हाफ ऑफ 2 से 2 भी कट जाएगा, माइनस u cot थीटा साइन अल्फा। ये आ गया आपके सामने क्या रेंज, समझ में आ गया। तो ये वो टाइम पीरियड आ गया जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट O से कहां पहुंच जाएगा B पे पहुंच जाएगा, और ये दूसरा क्या आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज u cos अल्फा अंडर रूट ऑफ 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा माइनस u cot थीटा साइन अल्फा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
इस तरीके से अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन से अल्फा एंगल बनाते हुए अगर अपन थ्रो करते हैं तो वो टी टाइम के बाद बी पे पहुंच जाएगा और ओ से बी का लेंथ क्या होगा, आर, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। समझ में आ गया आपको बढ़िया से? कुछ मुश्किल लग रही है? नहीं ना? यहाँ तक आप सॉल्व करिए, बुक रीडिंग करिए और प्रोजेक्टाइल के नाम पे आपकी मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं। अब आता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहाँ तक आप बढ़िया नोट कर लीजिए, ठीक है ना? बुक रीडिंग कर लीजिए, सारे फॉर्मूले रट लीजिए और जितने भी सवाल बीच में आपको मिले वो सारे सवाल लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर एक भी डाउट आपका रहता है तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और मैं आपको सीट भेजने वाला हूँ, वो पूरी सीट सॉल्व करनी है आपको। समझ आ गया? कोई दिक्कत हो तो मैसेज कॉल करिए, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।